हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन डीपीपी 2। देखो भैया, इससे पहले डीपीपी पार्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चंस मैं आपको कराया जा रहा हूं एंड रुकूंगा नहीं मैं यार। मैंने सोच लिया है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे भाई उतना तो फायदा मिलता ही है। तो बच्चा क्या है, खुद से मक्कारी कर जाता है कभी कभार। देखो तुम नहीं करते होंगे ऐसा, ठीक है, अच्छी बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आलस कर जाते हैं, सोचते हैं यार यार कौन करेगा क्वेश्चंस। तो भैया देखो, ऐसी चीजों का समाधान मैं ही कराऊंगा। तुम साथ में फॉलो करना चीजों को, तुम साथ में चीजों को नोट करना, समझना, खुद से भी ट्राई करना। भाई मैं करा रहा हूं तब तो ट्राई करोगे ना खुद से। हाँ, तो ये सारे काम होते रहने चाहिए। चलिए भाई, आज की कहानी को शुरू करते हैं फटाफट से विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल कह रहा है, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। यहां पे जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इस रस्सी में कितना टेंशन होना चाहिए जिससे कि ये वो डब्बा नीचे खिसक के क्या हो जाए बेटा। टेंशन इन द स्ट्रिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, कितना टेंशन होना चाहिए जो कि इसको रोकेगा नीचे आने से। बेटा सोचो जरा। डायग्राम की क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो मैं यहां पे दे सकता हूं आप लोगों को, और अच्छे से इसको बना सकता हूं। तुम लोगों को आदत हो गई ना वैसे भी मेरे ड्रॉ किए हुए डायग्राम देखने की। तो भाई यहां पे एक डब्बा हो गया, रस्सी से बंधा हुआ है ये 37 डिग्री, ठीक है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं यहां पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.8 की बोली गई है यहां पे। डब्बे का मास 1 kg का बोला गया है यहां पे। अगर ये रस्सी नहीं होती, सोच लो थोड़ी देख ले, अगर ये रस्सी नहीं होती तो भाई यहां पे क्या क्या चीजें हो रही थी। अच्छा, मतलब नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, होगी तो भी होगा ये सब चीजें। एक फोर्स तो सर नीचे लगता ही है हमेशा, mg sin 37 डिग्री का। सर एक फ्रिक्शन की बातें भी हो जाए यहां पे, थोड़ा सा लगे हाथ, है ना। तो एक फ्रिक्शन की बातें भी कर लेते हैं यहां पे। एक बार मैं चेक कर लूं यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इससे ज्यादा है कि कम है। तो साहब यहां पे जब मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला तो ये म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर आया। जब मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करी यहां पे तो ये म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर आया। इधर की तरफ एक फोर्स लगता है बेटा mg cos 37 डिग्री, mg cos 37 डिग्री, और यहां पे लगता है नॉर्मल। तो नीचे की तरफ एक mg cos 37 डिग्री लग रहा है और ऊपर की तरफ एक लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल होता है वो mg cos 37 डिग्री को बैलेंस कर देता है। तो ये नॉर्मल जो होता है वो mg cos 37 डिग्री को बैलेंस करता है, ठीक है। उस केस में अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू मास कितना है भाई 1 kg का। मास कितना हो जाएगा 1 kg का। तो mg cos 37 डिग्री यहां पे लिखना है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 0.8 इंटू 1 इंटू 10 cos 37 डिग्री 4/5 होता है। cos 37 डिग्री 4/5 होता है भाई, ठीक है। चलिए भाई, अरे सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, पक्का ना, झूठ मत बोलो। ठीक है भाई, ऐसी बात हो गई तो फिर यहां पे 5 से ये काट दो 2 टाइम्स, और 4 to the 16। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 1.6 न्यूटन का है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 1.6 न्यूटन का है। और जरा इसको mg sin 37 डिग्री को सॉल्व करके देखते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1 इंटू 10 इंटू 3/5। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 6.4 होना नहीं, 6.4 होता है, सॉरी माय मिस्टेक। और जब इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनता है 6 न्यूटन का। बेटा आप बताओ मुझे, सर नीचे की तरफ लग रहा है 6 न्यूटन और ये फ्रिक्शन लग रहा है 6.4 न्यूटन, क्या ये फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया है? हाँ सर। क्या ये फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया? तो भैया ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही ज्यादा है mg sin 37 डिग्री से। तो सर टेंशन की तो जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ भाई, डब्बे को तो फ्रिक्शन ने रोक के रखा है, तो टेंशन तो कुछ काम ही नहीं करेगा।
तो सर ये रस्सी टाइट कब होती? ये रस्सी टाइट तब होती जब ये डब्बा खिसक के नीचे आता। ये डब्बा खिसक के नीचे नहीं आ रहा है, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। टेंशन कितना हो जाएगा बेटा? 0। ये टेंशन कब आता? जब ये रस्सी टाइट होती। रस्सी टाइट कैसे होती? जब ये डब्बा स्लाइड करके नीचे की तरफ आता। ये डब्बा स्लाइड करके नीचे नहीं आ रहा है, और जब डब्बा स्लाइड करके नीचे नहीं आता है तो टेंशन भी कहां आएगी फिर? तो बेटा ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर, नन ऑफ दीज। ये हमारा खत्म सवाल, खत्म, बस इतनी सी बात थी, बस हाँ इतनी सी बात थी। सब हो गया, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ जाते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक कोई ब्लॉक है बेटा 2 kg मास का है, यहां पे रेस्ट कर रहा है रफ इंक्लाइन प्लेन पे, और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। बेटा एक ब्लॉक मास 2 kg का है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और यहां पे एक डब्बा जो है उसको हमने रखा हुआ है। डब्बा जो है वो 2 kg का है, बॉक्स जो है 2 kg का है, 30 डिग्री का ये एंगल बनाया जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करें तो ये 0.7 होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.7 है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक के ऊपर, ये मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इस बॉक्स को नीचे कोई खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। सर ग्रेविटी का नाम तो सुना ही होगा, तो बिल्कुल ग्रेविटी का नाम सुना है तो ग्रेविटी के काम भी कर लो। यहां पे लगेगा 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पे लगेगा 2g साइन 30 डिग्री, और एक इधर लग जाएगा 2g cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हो गया 2g sin 30 डिग्री, उधर की तरफ हो गया 2g cos 30 डिग्री। अब मेरी बात सुनना जरा, मेरी बात सुनना जरा, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि भैया ये 2g sin थीटा जो है वो ऐसा फोर्स है जो डब्बे को नीचे लाना चाहता है। 2g sin 30 डिग्री एक ऐसा फोर्स है डब्बे को नीचे लाना चाहता है। ये हो रहा है 10 न्यूटन। कितना होगा ये? 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ। ऑब्वियस ही बात है सर, डब्बा अगर आगे आएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चाहिए कायदे से, तो फ्रिक्शन लगा दिया यहां पे। एक बार जरा चेक कर लेता हूं लगे हाथ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करूं तो ये होता है म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल जो होगा हमारा वो mg बोले तो 2g cos 30 डिग्री बराबर 0.7 इंटू 2 इंटू जी cos 30 डिग्री बोले तो अंडर रूट ऑफ 3/2, 7 अंडर रूट ऑफ 3 न्यूटन। भाई रूट 3 की वैल्यू 1.7 के अराउंड अगर लेते हैं तो 7 7 से 49, ये ज्यादा हो जाता है शायद, है ना। और अगर मैं सुनो 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 ना, एक बात तो सुनो, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को भी। इन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस देखो बेटा, ऑप्शन होने के फायदे बहुत है। इन्होंने 9.8 9.8 9.8 9.8 लिया है, यानी कि जो जी को मैं 10 ले रहा था, इस जी को इन्होंने 9.8 लिया हुआ है। जो जी को मैं 10 ले रहा था इन्होंने उसको 9.8 लिया, तो क्यों ना मैं भी 9.8 ले लूं, आंसर मैच हो जाएंगे अपने फिर। तो मैं भी इस चीज को 9.8 ले रहा हूं ताकि हमारे आंसर्स मैच हो जाएं। सो 2 इंटू 9.8 इंटू 1/2, ठीक है। तो 0.7 म्यू का वैल्यू हो गया। नॉर्मल जो होगा 2g cos 30 डिग्री होता है, 2g की जगह 9.8 cos 30 रूट 3/2 होता है। खत्म कहानी यहां से, और ये हो जाएगा 0.7 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 9.8।
सर ये सिर्फ 9.8 है और वो 0.7 √3 है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से तो ज्यादा ही है सर। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा, यानी कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, ब्लॉक विल नॉट मूव, FL is greater than F, so block will not move, will not slide। तो ये जो डब्बा है वो ऐसे स्लाइड करके नीचे नहीं आएगा, यानी कि कहानी डब्बा ऐसे स्लाइड करके नीचे नहीं आएगा। और अगर ये डब्बा ऐसे स्लाइड करके नहीं आता है तो मतलब समझ जाओ बेटा, समझ जाओ बेटा, कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन की है। कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन की है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। सो 9.8 न्यूटन पे ताला मार दूं क्या? अरे बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो क्या मैं 9.8 पे ताला मार दूं बिना सोचे समझे? तुम बोलो तो मैं ये काम करूंगा, सही है ना? छाप लो फटाफट से, अरे छाप लो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से काम हो जाने चाहिए। ठीक है भाई, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, बार बार वही चीज कह रहा हूं कि वही रिपीट हो रही है चीजें। आप समझिए ना कि हमेशा हम एक ही चीज चेक कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज्यादा है या कम है। पहला सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है चेक करना। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स से ज्यादा है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इससे कम है तो ब्लॉक मूव करता है। उस हिसाब से कहानी बनती है पूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन द फिगर एट द फ्री एंड अ फोर्स ऑफ F इज अप्लाइड टू कीप द सस्पेंडेड मास ऑफ 18 kg एट रेस्ट। बेटा यहां पे ये 18 kg का जो मास है, मैं चाहता हूं ये मास रेस्ट पे रहे। 18 kg का जो ये मास है, मैं चाहता हूं कि ये मास रेस्ट पे रहे, तो मैं वहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं। तो बेटा ये फोर्स कितना लगाना चाहिए मुझे ये फोर्स कितना लगाना चाहिए? चलिए भैया विचार करिए, कहानी पूरी इक्विलिब्रियम की चलने वाली है। बेटा आपको कैसे पता चला सर कि इक्विलिब्रियम की कहानी होगी? मुझे इसलिए पता चला कि यहां पे ये बॉडी रेस्ट पे है, और जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है वहां पे नेट फोर्स 0 होता है और कहानी इक्विलिब्रियम की आती है। तो यहां पे भी ये सब इक्विलिब्रियम की कहानी चलेगी। तो चलिए भैया चलाते हैं इक्विलिब्रियम की कहानी को और जरा देखें। तो अरे सर ये तो कुछ और लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं। देखो भैया ये 18 kg का डब्बा, हाँ सर, ऊपर एक टेंशन लगेगा माने कि T डैश। देखो यहां पे 18 kg का डब्बा भी किसी रस्सी से लटका हुआ है, ऊपर लगेगा T डैश और नीचे लगेगा 18G। देखो बबुआ कहा है कि T डैश जो है वो 180 न्यूटन के बराबर होगा। अगर G का वैल्यू हम 10 ले लें, अगर G का वैल्यू हम 10 ले लें तो उस हिसाब से ये जो टेंशन आएगा वो 180 न्यूटन का आएगा। जरा ध्यान से देखना इधर, जरा ध्यान से देखना इस तरफ कि यहां पे क्या ये सेम रस्सी जा रही है? क्या हर जगह सेम रस्सी है? हाँ, इस रस्सी में टेंशन मान लीजिए T डैश हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने फोर्स डायरेक्टली रस्सी पे लगा दिया है, तो T डैश F के बराबर हो जाएगा। बेटा आपने फोर्स डायरेक्टली रस्सी पे लगाया, सो T डैश की जगह F लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सब सेम टेंशन जाएगा पूरी रस्सी में, हाँ पूरी रस्सी में सेम टेंशन, तो यहां पे भी सेम टेंशन T डैश अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पे भी सेम टेंशन T डैश अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा अगर इस पुली की बात करूं तो इस पुली को जरा गौर फरमा के देखिएगा सभी लोग। ये कुछ इस प्रकार से, ये पुली को देखा तो इससे लगा जैसे यहां पे लग रहा है T डैश, इधर भी लग रहा है T डैश और नीचे लग रहा है 180 न्यूटन।
ऊपर लग रहा है टी डैश और नीचे सॉरी उल्टा बोली क्या, टी लेना पड़ेगा उसको, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको टी ले लेते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं रखेंगे किसी प्रकार का। इसको मैंने टी मान लिया है तो बाकी के टी डैश हो जाएंगे। अब कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा शायद। देखो बेटा, उस पुली को देखा, उस पर डायग्राम बनाया, तो ऊपर की तरफ तो टी डैश और नीचे लग रहा है 180 न्यूटन का। एक्चुअली ये टी के बराबर है, एक्चुअली टी के बराबर था और टी हमारा 180 था। तो यहां से अगर इसको देखें तो मासलेस पुली होने की वजह से जो पुली हम लेते हैं वो मासलेस लेते हैं, और मासलेस होने की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, यानी कि 2t डैश बराबर हो जाएगा 180 के। सो टी डैश हो जाएगा 180/2, बोले तो 90, और ये टी डैश एफ के बराबर है, तो एफ कितना लगाना पड़ेगा 90 न्यूटन। देखो पुली के कितने फायदे हैं बेटा, देख रहे हो ना पुली के कितने फायदे होते हैं। आप फोर्स लगाते हो सिर्फ 90 न्यूटन का, आप फोर्स लगाते हो सिर्फ 90 न्यूटन का, और इससे डब्बा जो आपने उठा के रखा है वो 180 न्यूटन का। जस्ट डबल वेट को आप उठा सकते हो बेटा पुली की मदद से, इसीलिए तो पुली का यूज किया जा रहा है। आपने फोर्स कितना लगाया यहां पे, सर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ 90 न्यूटन 90 न्यूटन का है, और यहां पे जो डब्बा लटका हुआ है इसका वेट है 180 न्यूटन। यानी कि ऐसे समझो कि 18 किलो के डब्बे को उठाने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हो लगभग 9 केजी की जितना लगा रहे हो। जितना फोर्स आपको 9 केजी के डब्बे को उठाने में लगेगा सिर्फ उतना ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन डब्बा कितना उठ रहा है 18 केजी का। यही तो खासियत है बेटा, यही तो खासियत है किसी भी पुली की, कि यहां पे पुली की मदद से आप भारी चीजों को भी इजीली उठा सकते हो। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the edge of the है क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन आ गया है सर। एक टेबल पे चेन रखी हुई है, एक टेबल पे चेन रखी हुई है, और ये लटका हुआ है कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट हैंगिंग है। अभी टेबल पे चेन रखी है और इसका कुछ पार्ट हैंगिंग है। मान लीजिए जो हैंगिंग पार्ट है उसका लेंथ हो जाएगा x, हैंगिंग पार्ट जो है उसका लेंथ हो जाएगा x। मुझे फ्रैक्शन परसेंटेज में चाहिए, है ना। हाँ, आपको याद हो, अगर इसका रिलेशन याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात ये लगा देना डायरेक्टली। इनकेस अगर नहीं है याद तो पूरा पूरा मेथड होगा। फिर अगर आपको याद हो तो x का वैल्यू मैंने बताया था आपको समथिंग लाइक म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, ये x का वैल्यू था। सो x बाय एल हो जाएगा बेटा, ये फ्रैक्शन निकाल रहा हूं मैं, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, फॉर्मूला ही है बेटा ये तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25। सो x बाय एल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25, 25 डिवाइड बाय 125 कितना हो जाएगा भाई, 5 5 25। सो x बाय एल 1/5 आ रहा है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है बेटा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको और आपको आंसर मिलेगा। फिर नहीं, अगर आपको परसेंटेज वगैरह निकालनी होती है, जैसे तो फ्रैक्शन निकाला है मैंने, ये तो मैंने सिर्फ फ्रैक्शन निकाला है 1/5। परसेंटेज फ्रैक्शन चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको आंसर मिलेगा इसमें। ठीक है, एक बार देखो क्या आंसर बन रहा है, ट्राई करो सभी लोग। अरे इतना तो कर सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने लेक्चर में बताया था, प्लीज फॉर्मूले को सुनना, फोकस करना, आंसर आएगा। एक बार देखो क्या फ्रैक्शन बन रहा है इसका। तो भाई फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना, पूरी पिक्चर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर टू बी 20%, और भैया यही फाइनल आंसर 20%। ऑप्शन ए में नजर आ रहा है बेटा। इसका पूरा तरीका मैंने आपको बताया है, मैंने बताया है ये पूरा प्रोसेस, आप प्लीज लेक्चर देखिए जाके। फ्रिक्शन का फाइनल पार्ट जो होगा उसको देखना बेटा, वहां पे मैंने चेन प्रॉब्लम कराई है आपको।
फॉर्मूला आता है वहां से, फॉर्मूला लगाएंगे तो दिमाग चलेगा, चीजें क्लियर होंगी, आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये वाली चीज है क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5। ओके, देखिए भाई क्या है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg का है और इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg का है और इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगाया गया है ओके 25 न्यूटन का। बेटा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0.5 है और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो है 0.4। ठीक है, so the frictional force acting on the body will be g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग? तो साहब सबसे पहले हम यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने का मकसद यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देखो 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो आगे जा रहा है, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा जो लगेगा इसके ऊपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो मेरा जो मानना है, जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि साहब अगर एक तरफ 25 न्यूटन का लग रहा है और दूसरी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है, तो इस केस में मैं ये देखना चाहता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस 25 न्यूटन से ज्यादा है या कम है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने जा रहे हैं अभी हम लोग, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखते हैं क्या वो इस 25 न्यूटन से ज्यादा है कि कम है। क्यों हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। बेटा जी यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगा। 0.5 की बात यहां पे करेंगे, नॉर्मल की बात करें तो वो mg हो जाता है। 0.5 इंटू, अच्छा अगर मैं मास की बात करूं तो 2 इंटू जी की बात करूं तो ये 10 ले लेना सर, ये होएगा 10 न्यूटन, ये बन जाएगा 10 न्यूटन का। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का है और जो अप्लाइड फोर्स है वो 25 न्यूटन का है। तो यहां पे अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल स्लाइड, है ना। सो द बॉडी विल स्लाइड या ब्लॉक विल मूव, सो द ब्लॉक विल मूव। ये ब्लॉक जो होगा ये मूव करेगा, और अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो उस केस में जो फ्रिक्शन हमारे पास आएगा वो आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि होगा म्यू के इंटू नॉर्मल के बराबर, जो कि हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी, जो कि हो जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 10, 8 न्यूटन का। तो बेटा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? 8 न्यूटन का। ऑप्शन ए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एक बार देख लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बता दो, और अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्यों भाई, क्या कहती है जनता? बड़े सिंपल था ये क्वेश्चन तो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कैप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। बेटा यहां पे एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसको हमने एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये जो है नीचे आ रहा है बेटा, है ना, लिफ्ट के अंदर। ये मतलब इस बार कहानी में ट्विस्ट देख रहे हो तुम लोग, एक लिफ्ट होगी, कहानी में ट्विस्ट देख रहे हो बेटा, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि रफ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। एक लिफ्ट के अंदर है ये, और इंक्लाइन प्लेन जो है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। सरफेस जो ये वाली है वो रफ है, इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है वो रफ है बेटा, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे जो दे रखा है वो ए ब्लू म्यू है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
between the block and the inclined plane is mu. With what acceleration will the block slide down the incline when the lift falls freely? बेटा जब ये लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, यानी इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा, तो ये जो ब्लॉक है इस कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा बेटा? ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? अच्छा, सोचा कुछ? सर अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो इस डब्बे के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, वो जो हो जाएगा mg के बराबर, और डब्बे का खुद का वेट mg नीचे की तरफ। एक तो डब्बे का खुद का वेट भी होना चाहिए था, तो एक तो डब्बे का खुद का वेट होता है और एक सूडो फोर्स लगता है, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, मतलब डब्बे का कोई वेट नहीं है बेटा, फ्री फॉल हो जाएगा। यहां पे ये डब्बा हवा में होगा, ये डब्बा हवा में होगा बेटा, क्योंकि g यहां पे नहीं है, यहां पे जो एक्सेलरेशन था वो g के बराबर था, सूडो फोर्स mg लगा, इसका खुद का वेट mg नीचे होता है बेटा, सूडो फोर्स mg बैलेंस हो गए, सीधी सी बात है, खत्म कहानी, कुछ नहीं बचा जीवन में सर। अब ये जो डब्बा है ये हवा में है, तो बेटा ये नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द ब्लॉक स्लाइड डाउन? जीरो एक्सेलरेशन सर। विद व्हाट एक्सेलरेशन द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन? जीरो एक्सेलरेशन सर, बिकॉज अब ये डब्बा हवा में है, ये डब्बा मोशन नहीं करेगा, ये डब्बा नीचे नहीं आएगा, ये हवा में रहेगा। तो ये डब्बा हवा में रह रहा है, तो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है? अरे ठीक है, कौनो दिक्कत तो नहीं है। बढ़े अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिखने में लगेगा बहुत टफ है, पता नहीं क्या होगा, हाय तौबा मचा दे हम लोग, दंगा फसाद कर दे, नहीं करना, कुछ नहीं करना है सर। क्वेश्चन सिंपल है, दिखने में टफ लगेगा लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होंगे। A block of metal weighing 2 kg is resting on the frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second. क्या बात है? ये एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक डब्बे को रखा गया है, 2 kg का मेटल ब्लॉक है ये। सो 2 kg का एक मेटल ब्लॉक है, इसको आप क्या कर रहे हो बेटा? पानी का प्रेशर मार रहे हो इसमें। यहां से एक पाइप ले ली, पाइप से पानी का प्रेशर मारेंगे इस पे सर, मस्त वाले एकदम पानी का प्रेशर मार रहे हैं, और पानी जो पाइप से जा रहा है इस जेट से, दिस इज कॉल्ड जेट, इस जेट से पानी जो जा रहा है इट इज एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। सो ये dm/dt होता है सर, ये rate of flow of water is dm/dt 1 kg per second, mass upon time. So this is dm/dt 1 kg per second. और कितनी स्पीड से ये जा रहा है पानी पता है तुम्हें? ये पानी जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सब अगर ऐसी बात है तो ये डब्बे के ऊपर एक फोर्स लगाने वाले हैं, वो फोर्स कितना होगा वो मैं बता देता हूं आपको। ये जो पानी है डब्बे के ऊपर एक फोर्स लगाने वाला है जिसकी वजह से डब्बा एक्सेलरेट करेगा। पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि फोर्स कितना लग रहा है। बेटा आपको याद है मैंने सेकंड लॉ में बताया था F इक्वल्स टू dp/dt होता है, d/dt मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। दो केसेस पॉसिबल थे, पहला केस था जहां पे मास कांस्टेंट था, बाहर आ गया था dv/dt, सो F इक्वल्स टू ma था। सेकेंड सिचुएशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी जैसे यहां पे है, सो v dm/dt हो गया था। बेटा ऐसी कुछ बातें देखने को मिल रही है शायद आज हम लोगों को, पहली बार ऐसा हो गया कि हमें चीजें, पहली बार तो नहीं, खैर पहले भी कराया ऐसा क्वेश्चन, मैंने पहले भी कराया क्वेश्चन, लेकिन हाँ ऐसी चीजें कम ही देखने को मिलती है अपने को, लेकिन देखने को तो मिली जिसमें dm/dt दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। तो चलिए भाई मेहनत करते हैं, फोर्स को फाइंड करते हैं। तो फोर्स हो जाएगा v टाइम्स ऑफ dm/dt, फोर्स हो जाएगा 5 इंटू 1, सो फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन का, जो फोर्स होगा वो 5 न्यूटन का हो जाएगा बेटा।
तो जो फोर्स होगा वो 5 न्यूटन का होगा साहब। कितना है? 5 न्यूटन का। अब इस फोर्स की वजह से ये डब्बा एक्सेलरेट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द ब्लॉक विल एक्सेलरेट। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? ये फोर्स जब 2 kg के बॉक्स पे लगता है तो एक्सेलरेशन आता है, एंड द फोर्स विल बी गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 न्यूटन का फोर्स है, 2 kg के डब्बे पे लग रहा है, जिससे कि एक्सेलरेशन आएगा 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई यही वैल्यू होगी। देख लो फटाफट से, देख लो भाई फटाफट से। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी प्रकार की तो बताना। क्लियर है सभी को ये सब कुछ? बहुत टफ था क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट लग गए इसमें। ये वाला केस भी लग गया और ये वाला केस भी लग गया, दोनों केसेस यहां पे लग गए अपने बढ़िया तरीके से, चीजें समझ आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ लिफ्ट ऑफ मास 100 kg स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बेटा यहां पे एक लिफ्ट है जो रेस्ट से ऊपर जा रही है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है बेटा। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द इफ द स्पीड ऑफ द लिफ्ट T1 T2 T3 स्टैंड्स फॉर द टेंशन बेटा in the rope from 0 to 2 seconds, 2 to 6 seconds and 6 to 7 seconds बेटा। जब यह लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन था तो लिफ्ट में टेंशन था T1। जब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी तो टेंशन था T2। जब ये लिफ्ट रिटार्ड होने लगी तो टेंशन था T3 बेटा। तो टेंशन का रेशो बताना है। इस बार वो लिफ्ट वाला वैसा केस नहीं है ये। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर लिफ्ट का वो वाला केस है। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ लिफ्ट को सोच रहा है। लिफ्ट 100 kg की खुद, ये ऊपर टेंशन T लगता है रस्सी में और नीचे लगता है 100 G। हाँ ये ऐसा केस है बस, और नहीं। पहला सिचुएशन है जब ये लिफ्ट जो है 0 to 2 सेकेंड्स की बात करें। 0 से 2 सेकेंड्स में देखो, सो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है भाई। 0 से 2 सेकेंड्स में देखा तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन होता है बेटा डेल्टा V बाय डेल्टा T। 0 से लेके 4 तक जा रहे हो तो 4 माइनस का 0 अपॉन 2 माइनस का 0। एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये पहली वाली सिचुएशन में है। तो पहली वाली सिचुएशन में एक्सेलरेशन आएगा a1 विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा कैसे फाइंड किया? अरे फॉर्मूला लगाया भाई। इनिशियल वेलोसिटी 0, कब? t इक्वल्स टू 0 पे। तो इसको देख के लगता है कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, फिर ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे यहां पे पहुंच गए, मतलब वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। सो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 4 हो गई। वहां पे वो मैंने काम किया है, एक्सेलरेशन आ गया बेटा। जरा देखें यहां पे, सो T1 माइनस का 2 और T1 माइनस का 100G बराबर होता है 100 इंटू ए के बराबर। सो T1 माइनस का 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्सेलरेशन यहां पे 2 आया है सब। सो T1 हो जाएगा 1000 प्लस का 200, तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन। सो T1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 न्यूटन का। बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही बेहतरीन साहब, बहुत बढ़िया। सो पहले केस में टेंशन आ चुका है हमारे पास। अभी सेकंड सिचुएशन 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड्स के बीच में साहब, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोले तो एक्सेलरेशन यहां पे 0 होगा। 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी 0 है, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगले केस पे आते हैं। यहां पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके अब जो कहानी चल रही है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक की चल रही है। 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक की मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
और टेंशन जो होगा वो T2 हो जाएगा, 100G नीचे की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, एक्सेलरेशन तो 0 ही है खैर तो सर यहां पे टेंशन जो होगा T2 वो होगा 100G के बराबर। सो T2 हो जाएगा 1000 न्यूटन। T2 कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। अरे यार बेटा एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी 0 होगा ना, क्या बोलते हो? ऐसी बात सही है ना। चलिए अब तीसरा केस आता है जब 6 सेकंड से 7 सेकंड्स की ओर आते हैं, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा बेटा, रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन होगा। कितना होगा आओ देखते हैं, 6 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक। t इक्वल्स टू 6 सेकंड से लेके t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड तक की बातें हैं। t इक्वल्स टू 6 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 7 सेकंड तक अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल 4 और यहां पे 7 माइनस का 6 होगा जी, ये हो जाएगा माइनस का 4/1, बोले तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों भाई ना, बात समझते हो ना? क्या बोले सर, एक्सेलरेशन जो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है 4 माइनस का 0 माइनस का 4 और 7 माइनस का 6। यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 4, तो 0 माइनस का 4 अपॉन 7 माइनस का 6, इससे एक्सेलरेशन आता है बेटा, इससे एक्सेलरेशन आता है बेटा। यार मैं ऐसा सोचता हूं कि ग्राफ पढ़े होंगे तुमने, अगर ग्राफ का जानकारी होगा तो भैया ये तो काम आसान है फिर। सो लिफ्ट 100 kg की है, ऊपर लगेगा टेंशन T3, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा A3 और नीचे लगेगा 100G। चलो अच्छा यहां ध्यान से देखना, ये माइनस का 4 है तो इक्वेशन जो बनेगी T3 माइनस का 100G इज इक्वल्स टू 100 इंटू A3। T3 माइनस का 1000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू, अच्छा A3 की मैं बात करूं तो माइनस का 4 है, सो T3 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 400, T3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1400। तो भाई T1 आ चुका है, T2 आ चुका है, T3 आ चुका है, तो 100 से खत्म हो जाएगा, 12:10:4। कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनना चाहिए। क्यों भाई, क्या कहते हो? टेंशन में कोई वेरिएशंस आएंगे क्या? टेंशन में कोई वेरिएशंस आएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई वेरिएशन आएगा, है ना भैया। 6 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक की मैं बात करूं, चलिए भाई। सो हर जगह हर सिचुएशन आ चुकी है। अच्छा रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी मतलब रुक रही है लिफ्ट आके, फिर से इसका एक्सेलरेशन एक बार चेक कर लें अपन। ओके 12 अप रिटार्डेशन माइनस का 4, सिक्स टू 7 सेकेंड्स है ना। काश वो 6 to 8 होता। चलो चेक करते एक बार, चलो आओ सारे टेंशंस का रेशियो निकालते हैं। T1 is to T2 is to T3, T1 is to T2 is to T3, 1200, 1000, 1400, 20 से 20 से 20, 2 6 12, 2 5 10, 2 7 14, 6 is to 5 is to 7 है ना।
6:5:7। बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा है पर उसमें ये 3 है, या तो ये मिसप्रिंट है, या तो ये मिसप्रिंट है, या फिर कुछ और होगा, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से तो बात अब यही होगी कि यार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अब तो रुकेगा वो आगे। और वेलोसिटी इसकी वैसी भी 4 थी। इस केस में एक्सेलरेशन dv/dt होता है नेगेटिव के साथ में, माइनस का साइन तो लगाएंगे इसी, रिटार्डेशन को दर्शा रहे हैं तो माइनस का साइन तो लगाएंगे इसी। तो t3 माइनस का और तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा यहां पे गलती कर दी क्या हमने, अरे यार गलती कर दी ना इसमें। ये हो जाएगा कितना 1000 माइनस 400, 600 न्यूटन। हाँ यहां पे तो गलती करी है हम लोग, कोई बात नहीं, चलो ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ। गलती पहचान में आ गई, पता चल गया हम लोगों को कहां थी गलती। तो ये काटो इसको, 1400 नहीं है 600 है, 600 अब सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको देख के खुश हुआ, बढ़िया, हमारा यही फाइनल आंसर बनेगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही है कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे मैं एक्सेलरेशन को वेरी करवा के, पहले केस में मुझे पता चल रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, हमेशा यही लगना है बेटा। सेकंड केस में आपने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने से डेल्टा वी 0 हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने से डेल्टा वी 0 हो जाता है, डेल्टा वी 0 हो जाएगा। उसके बाद रही बात यहां पे थर्ड केस में आप देखिए तो A3 जो है नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो यहां पे हमने फिर से वही तरीका अपनाया है हमारा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। बेटा ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 4 हो जाएगा, 0 माइनस का 4 नेगेटिव होता है, ये तुम समझदार हो, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर हमने यहां पे इसको सिंप्लीफाई किया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी टफ चीजें नहीं है बेटा जो हमें परेशान कर दे, ठीक है। चलिए भाई, हो गया यहां तक, क्लियर है सब कुछ यहां तक, पक्का। ये देख लो फटाफट से, ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। A conveyor belt is moving horizontally with the uniform velocity of 2 meter per second. Material is dropped at one end at a rate of 5 kg per second. बेटा यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है जिसकी वेलोसिटी, बेटा कन्वेयर बेल्ट पता है ना, अरे फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा तुमने, ऐसी बेल्ट लगी होती है ना, जहां पे बड़ी मशीन वगैरह होती है, वहां पे यहाँ पे ऐसे मशीन में से कुछ सामान गिरता रहता है और फिर वो आगे चलता रहता है। कन्वेयर बेल्ट देखिए ना बेटा, ऐसे मूव करती रहती है इधर, ये मूव करती है 2 मीटर पर सेकंड से, और इस पे जो सामान गिर रहा है वो गिर रहा है एट अ रेट ऑफ 5 kg पर सेकंड। तो बेटा 5 kg पर सेकंड बोले तो ये इन्होंने dm/dt दे दिया है मुझे, ये इन्होंने क्या दे दिया मुझे, dm/dt दे रखा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बेल्ट, बेटा कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी सर, ये तो हमने बता ही दिया है, F इज इक्वल्स टू V dm डिवाइडेड बाय dt। यहां पे बात करें वेलोसिटी हो जाएगी 2 और dm/dt की जगह हो जाएगा 5। कितने फोर्स की आवश्यकता है, सिर्फ 10 न्यूटन। बेटा खत्म सवाल। अभी तो किया था यार ऐसा क्वेश्चन, एक वो जेट वाला क्वेश्चन किया था, वाटर जेट वाला, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है बेटा। ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, ऐसे यहां पे वेरिएबल मास का सिचुएशन आता है। देखो बेटा ये वेरिएबल मास है, समय के साथ साथ उसका रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो हमें दे रखा होता है, और उसके हिसाब से हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आए कभी जीवन में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ऐसा भी फोर्स का एक फॉर्मूला अवेलेबल है, हाँ। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सोच लेना कि यहां पे फोर्स का एक ऐसा भी एक फॉर्मूला अवेलेबल होता है जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 150 kg है और इज टू बी लोअर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। बेटा यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास इन्होंने 150 kg दे रखा है, इसको मुझे नीचे उतारना है, इसको मुझे नीचे उतारना है, और इसको मैंने एक रस्सी से, ऐसे होता है ना बेटा, कोई भी जैसे कुएं में आप पानी लेना होता है तो क्या होता है, बाल्टी को उतारते हो कुएं में, कैसे उतारते हो, रस्सी की मदद से उतारते हो ना। तो वैसे ये जो एक डब्बा है इसको एक रस्सी की मदद से मैं नीचे उतार रहा हूं,
और इन्होंने कहा है कि जो रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा, यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन कोई रस्सी में आ सकता है वो होगा 100 kg वेट, या मैं कहूं तो जस्ट 1000 न्यूटन भी कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे जो वेट ये टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमम वो होगा 1000 न्यूटन का। 150 kg का आप डब्बा ऐसे उतार रहे हो बेटा। व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि जिससे कि आप इसको सेफली उतार लो। सेफली मतलब ये रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। अब यहां पे साहब नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो 150 G बोले तो 1500 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा है नीचे की तरफ। 1500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे। टेंशन जो बियर कर सकता है 1000 न्यूटन का ही कर सकता है, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? तो साहब यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके चेक कर लेते एक बार। यहां पे 1500 माइनस का 1000 इज इक्वल्स टू 150 A करके देखा। 500 इज इक्वल्स टू 150 A किया, 0 से 0 समाप्त, 5 10 जा 50 एंड 5 3 जा 15 होता है। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आता है बेटा वो होता है 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आंसर बनता है 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमें ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा और यही हमारा फाइनल आंसर। हां, अगर ये आप एक्सेलरेट नहीं करते, ऐसे पकड़ के रखोगे तो रस्सी टूट जाएगी। फिर अगर आप इसको सिर्फ ऐसे होल्ड करके रखते तो रस्सी टूट जाएगी बेटा, लेकिन आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो नीचे की तरफ, तो इतना एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। इतना एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, एटलीस्ट इतने एक्सेलरेशन से तो लेके चलो, तो आपकी रस्सी सेफ रहेगी। फिर वो रस्सी नहीं टूटेगी बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए भाई, क्लियर रहेगी बात सभी को? किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई कष्ट तो नहीं है? बढ़िया चल रही है कहानी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ के सेशन को भी करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं बेटा आज जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं रही होगी। फिर भी कहीं लगता है समस्या है, परेशानी है, डाउट है, तो भैया बेझड़क आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि देखो हमारी टीम अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स देख रही है, आपके कमेंट्स पढ़ रही है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। इसके अलावा बेटा अद्भुत बैच के बारे में मैं अपने हर सेशन में बोलता आ रहा हूं, क्योंकि ये बैच सच में ही अद्भुत है। ऐसी चीजें जो शायद आज तक कहीं और आपको ना मिली हो, ऐसी चीजें आपको यहां पे मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराने वाला है इस बैच में। कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, बाकी के पॉइंट्स जो हैं और भी हैं, जो कि आपको अगर फुल डिटेल चाहिए है ना, उसमें सारी पता चल जाएंगी आपको। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है। लिंक के थ्रू आप यहां पे बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भाई चिंता ना करें, यहां पे आप देखिए जो पट्टी चल रही है उसमें साइड में एक लाल डब्बा है और उसमें एक नंबर लिखा है बेटा। उस नंबर पे कॉल करके भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो अबाउट दिस बैच। ये बैच सबके लिए अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की चीजें यहां पे कवर होंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये मत सोचना कि सर ये मेरे लिए नहीं होगा, शायद मैं क्यों करूं, इसमें आपके लिए भी होगा बेटे बैच। ठीक है, तो भाई ये मत सोचना कि मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, सबके लिए ही ये चीजें डिफाइंड है यहाँ पे। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ज्यादा अच्छा बेटर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर आप हमें कॉल करते हैं इस नंबर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें हैं बेटा आज के लिए। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। पिक्चर अभी बाकी है, एक सेशन और होगा, एक सेशन में क्वेश्चंस और कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी पिक्चर बाकी है, ये मत सोचना कि छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चंस का सिलसिला चलेगा, डेफिनेटली क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतना ही फायदा अपने को मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।